हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के बारे में, जिसे हिंदी में आप बाल विकास या शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। ये पोर्शन आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके सीटीईटी में 75 नंबर की पेडागोजी हमेशा पूछी जाती है। तो अगर आप बाल विकास पर अच्छे पकड़ बना के रखते हैं तो आप लोग बाकी जो सब्जेक्ट की पेडागोजी होती है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बाल विकास की जो क्लासेस होती हैं, जो सीडीपी की क्लासेस होती हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझकर उनको पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपकी थिंकिंग होगी वो डेवलप होगी, जिससे आप अन्य सब्जेक्ट की पेडागोजी में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर। आज हम जेंडर के बारे में बात करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो हमेशा सीटेट में पूछे गए हैं जेंडर से रिलेटेड, और उनमें कई लोग भटक जाते हैं, उनको कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को अपने फ्रेंड्स के पास में शेयर कर दीजिए। फिर क्लास को करते हैं स्टार्ट। और जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक भी कर दीजिए। फिर देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो चलिए आप लोग शेयर करते रहिएगा, हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, जेंडर क्या है। जेंडर फिर डैश लिखा हुआ है, आप लोगों को बताना है जेंडर एक क्या है। एक जैविक निर्धारक है, कि एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, कि एक सामाजिक संरचना है, कि एक आर्थिक अवधारणा है। चलिए बताइए जेंडर जो है वह क्या है, आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं। जेंडर इज एन या इज ए क्या है, जेंडर क्या है आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी, जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। जेंडर जो होता है वह एक सामाजिक संरचना होता है। क्या होता है, वह एक सामाजिक संरचना होता है। अगर यहीं पर आपका लिंग लिखा होता वह एक जैविक संरचना हो जाता। क्या हो जाता, लिंग अगर लिखा होता तो वो एक जैविक संरचना हो जाता। ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी लिंग लिखा होगा वो जैविक संरचना होगा, और जहाँ पर भी जेंडर लिखा होगा वो आपका सामाजिक संरचना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, यहाँ पे पूछा गया था हम लोगों से जेंडर। तो जेंडर के साथ में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे लिंग लिखा होता तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, बच्चे देश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं। यानी जो बच्चे होते हैं वो इनमें से किस ऑप्शन को छोड़कर बाकी सभी जगह लिंग भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं। चलिए बताइए, क्या वह मीडिया हो जाएगा, क्या वह समाजीकरण हो जाएगा, क्या वह संस्कृति हो जाएगा, क्या वह ट्यूशन हो जाएगा। चलिए बताइए, बच्चे देश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। तो अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं और सीटीईटी का एग्ज़ाम का समय भी बिल्कुल नज़दीक में आ चुका है, तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखते ही टिक करने हैं। कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, बच्चे देश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो मीडिया से भी ग्रहण करते हैं, सामाजिकरण से भी ग्रहण करते हैं, और संस्कृति से भी ग्रहण करते हैं। तो क्या बचा, केवल ट्यूशन बचा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह उदाहरण किसका है। चलिए बताइए, एक शिक्षक है वह लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान दे रहा है, यह किसका उदाहरण है, आप लोगों को बताना है। आपके सामने 4 विकल्प लिखे हुए हैं। क्या यह जेंडर पक्षपात को दर्शा रहा है, क्या वह जेंडर की पहचान कर रहा है, क्या वह जेंडर को संबद्ध कर रहा है, क्या वह जेंडर समरूपता को बढ़ावा दे रहा है। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर नंबर 1, जिसने भी लगाया है वो जाता है बिल्कुल सही। यह जो है
जेंडर पक्षपात का एक उदाहरण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि, यह कथन क्या बता रहा है वो आप लोगों को बताना है। पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण क्या करता है, समाज करता है। कि पुरुष हो तो आप बाइक लोगे और महिलाएं हैं तो उनके लिए स्कूटी ले दो, या फिर पुरुष हैं तो बाहर का काम करेंगे, महिलाएं हैं तो घर का काम करेंगी। ऐसी जो अवधारणा है, ऐसी जो सोच है, इनका निर्धारण समाज करती है। यह कथन क्या बताता है उसका आंसर आप लोगों को देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही से आंसर दीजिए। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सही विकल्प को छांटिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। यह कथन ये बता रहा है कि लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है, यानी जो लैंगिक भेदभाव होता आ रहा है वो सामाजिक अवतरण के कारण होता आ रहा है, वो सामाजिकता के कारण होता हुआ चला आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, समाज के विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणा को क्या कहते हैं। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 को सही से पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए, क्या सही हो रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर डी, जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। यानी एक बच्चा है, जो लड़की है उसको खिलौने लाए गए हैं, तो उसको क्या लाया गया है, उसको बेबी डॉल लाई गई है, उसको लड़कियों वाले खिलौने लाए गए हैं। और एक लड़का है, उसको बाइक लाई गई है, उसको कार लाई गया है, खिलौने जो होते हैं। और लड़की के लिए पहनावे की चीज़ें, जैसे पहनावे की कोई ड्रेस लाई गई, वो पिंक कलर की लाई गई है। और लड़का है, उसकी पहनावे की कोई चीज़ लाई गई है, वो ब्लू कलर की लाई गई है। घरेलू सामग्री, जैसे बच्चे के लिए, छोटा बच्चा है वो खेल रहा है तो उसके लिए, जो लड़की है उसके लिए बर्तन वगैरह लाए गए हैं, और बच्चे के लिए क्या लाए गए हैं, लड़के के लिए बाइक वगैरह लाई गई हैं। व्यवसायों में ऐसे व्यवसाय जो लड़कियां करती हैं उनको अलग कर दिया गया है, ऐसे व्यवसाय जहाँ पे लड़के करते हैं उनको अलग कर दिया गया है। या फिर रंगों के हिसाब से लिंग का जो बंटवारा किया गया है उसको आप क्या कहेंगे, वो आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। पहला ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, दूसरा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, तीसरा ऑप्शन है जेंडर सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है जेंडर प्रासंगिकता। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या सही हो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही से आंसर बताइए। ये जो है क्या दर्शा रहा है, यह लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है, जेंडर स्टेरियोटाइप को दर्शा रहा है कि लड़की है तो इसके लिए बेबी डॉल ले लो, और लड़का है तो उसके लिए बाइक खरीद लो। ऐसी चीज़ें जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिताओं एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। चलिए बताइए कि वह कौन सी पद्धति है जो बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिकाओं को कम कर सकती हैं। इनमें से कौन सी पद्धति है जो प्रभावशाली रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 है जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। ऑप्शन नंबर बी है जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। ऑप्शन नंबर सी है जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। ऑप्शन नंबर डी है जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था कराना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो जहाँ पर भी जेंडर को पृथक कर दोगे, लड़के और लड़कियों को अलग अलग बैठने की व्यवस्था करेंगे, तो वो तो बिल्कुल आपका निगेटिव हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। जेंडर पृथक खेल करना, लड़कियों के लिए अलग खेल और लड़कों के लिए अलग करना, तो ये भी आपका बिल्कुल निगेटिव हो गया। अब आपके सामने 2 विकल्प हैं। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या सही हो जाएगा।
जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, तो ये भी आपका निगेटिव हो जाएगा कि लड़कियों को अलग महत्व देना और लड़कों को अलग महत्व देना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का केवल एक आंसर बचता है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है वो आप लोगों को बताना है कि एक ऐसी कहानियों को शामिल किया गया है पाठ्यचर्या में जिसमें पिता जो है वो घर के कार्य में बिजी रहता है और जो माता होती है वो साहसी गतिविधियों में व्यस्त रहती है, यानी घर के बाहरी कामकाज जो होते हैं उनमें व्यस्त रहती है। तो यह जो कदम है यह किस लिए महत्वपूर्ण है ये आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त बनाता है। ऑप्शन नंबर 2 है, यह जेंडर रूढ़िवादिताओं को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर 3 है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन नंबर डी है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने अब तक इसका सही आंसर कर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ पे एक आदमी घरेलू काम कर रहा है और एक औरत जो पत्नी है वह घर के बाहरी काम कर रही है, वह लैंगिक रूढ़िवादिता को समाप्त कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, समाचार पत्रों से कहानियों एवं कर्तनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों के गैर परंपरागत भूमिकाओं में विचित्र करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। चलिए बताइए। क्वेश्चन का मतलब ये है कि ऐसे काम को प्रस्तुत कर रहा है समाचार पत्र और कहानियाँ जहाँ पर गैर परंपरागत यानी जो वर्षों से होता चला आ रहा है, जैसे महिलाएं घर का काम करती हैं, रोटी बनाती हैं, अन्य घर के काम करती हैं, वो अब नहीं हो रहा है। अब उसका विपरीत हो रहा है, जहाँ पर महिलाएं भी खाना बनाती हैं और मौका आने पर जो आदमी होते हैं, जो जेंट्स होते हैं, वो भी वहाँ पे खाना बना रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये क्या दर्शा रही है ये आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है, लैंगिक जेंडर पक्षपात को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी है, लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी है, रूढ़िवादी जेंडर लैंगिक भूमिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो आई होप आप लोगों ने इसका सही आंसर अब तक कर दिया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना कर रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। इसका सही विवेचन क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? यह एक शिक्षा में लिंग पक्षपात का उदाहरण है। क्या हो जाएगा? यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिक्षण में क्या किया जा रहा है? लिंग पक्षपात किया जा रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। यह कथन क्या दर्शा रहा है? आप लोगों को बताना है। पुरुष जो होते हैं वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन क्या दर्शा रहा है? आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। तो सिंपल, यह जो कथन है लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर ए जिसने भी लगाया हो जाता है बिल्कुल सही। लिखा हुआ है, देश के अलावा निम्नलिखित श्रेणियाँ जेंडर को प्रभावित करती हैं। आपके सामने 4 विकल्प हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन सी एक श्रेणी को छोड़कर बाकी सारी श्रेणियाँ जेंडर को प्रभावित करती हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी के अंदर अगर कोई भी टैलेंट है, उसको छोड़कर बाकी सारी जो क्षमताएँ हो जाएंगी, बाकी सारी जो श्रेणियाँ हैं, वो जेंडर को प्रभावित करती हैं। जैसे मान लीजिए किसी लड़की के अंदर एरोप्लेन उड़ाने का टैलेंट है, तो उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं बोल सकते हो कि एरोप्लेन आपके अंदर एरोप्लेन उड़ाने का टैलेंट कहाँ से आ गया, आपके अंदर ये क्षमता कहाँ से आ गई, क्योंकि आप लड़की हो तो आपके पास ये क्षमता नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक देश से बचती है। पहला ऑप्शन है लैंगिक पूर्वाग्रह, दूसरा ऑप्शन है लैंगिक संवेदनशीलता, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक समानता, चौथा ऑप्शन है सामाजिक उत्तरदायित्व। चलिए बताइए, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक देश से बचती है, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए, जिसने भी लगाया है वो जता बिल्कुल सही। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो होगी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। लिखा हुआ है कक्षा कक्ष में जेंडर लिंग विभेद। चलिए बताइए, इसको सही से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का सही से आंसर बताइए। जो कक्षा कक्ष होती है उसमें जेंडर का लिंग भेदभाव क्या बन सकता है? तो कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को हंसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। लिखा हुआ है, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह कथन क्या दर्शा रहा है? चलिए बताइए कि एक राज्य स्तर की गायन प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ पे लड़कियों को, एक स्कूल है, एक विद्यालय है जो लड़कियों को वरीयता दे रहा है कि आप लड़की हो तो आप गाना गाइए। यह जो कथन है, यह जो वरीयता है, यह क्या दर्शा रहा है, आप लोगों को बताना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। तो यह कथन जो है वह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शा रहा है कि अगर आप लड़की हैं तो आपको वहाँ पे गाना गाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। लिखा हुआ है कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं। शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डॉक्टर एवं पायलट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकती है, क्या बढ़ सकती है वो आप लोगों को बताना है कि घरेलू काम शिक्षिका कर रही है और डॉक्टर और पायलट के काम पुरुष कर रहा है। ये क्या दर्शा रहा है? ये लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शा रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। लिखा हुआ है, जब अभिभावक अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल गेंद खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय दर्शाता है। यानी जब माता पिता अपनी पुत्रियों के लिए गुड़िया और पुत्रों के लिए फुटबॉल या गेंद खरीदते हैं तो उनका यह निर्णय जो होता है वह क्या दर्शाता है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, यह जो है लैंगिक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लिखा हुआ है, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं तो यह क्या दर्शाता है? चलिए बताइए, एक शिक्षक है वह यह समझ रहा है कि लड़के जो होते हैं वो गणित में लड़कियों से अच्छे होते हैं, यह क्या दर्शा रहा है? चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, वह लिंग पक्षपाती है। क्या है? वह लिंग पक्षपात को दर्शा रहा है कि लड़के हमेशा लड़कियों से गणित में तेज होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लिखा हुआ है, अध्यापिका ने एक कमेटी में प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा है। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या प्रदर्शित करना चाह रही है? चलिए बताइए। एक अध्यापिका है जिसने गांव में एक कमेटी बिठाई है जिसमें उसने प्रधान को चेयरमैन की जगह पे क्या लिखा है? चेयरपर्सन लिखा है। तो यह जो है यह किस प्रकार का संकेत कर रही है?
वो आपको बताना है। चेयरमैन की जगह पे चेयरपर्सन का यूज करना क्या संकेत करेगा, चलिए बताइए। तो यह एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। शिक्षिका जो है, अध्यापिका जो है, वह लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है। जैसे हम लोगों को कैमरामैन की जगह पे कैमरा पर्सन बोलना चाहिए। लेकिन तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।